नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कहानी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वे प्लीज कमेंट में मुझे यस लिखें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी टाइप के रूह कपा देने वाली हॉरर कहानी आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी ये कोलकाता में घटित कहानी है। कोलकाता में दो भाई रहते थे, दोनों बहुत ही ज्यादा धनी थे, दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, जिनका नाम राज और शेखर था। राज जो था वो घर में बड़ा था और राज शादीशुदा था। राज की शादी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की से हुई थी, सारे लोग उनकी तारीफ करते थे। और राज की एक साली थी जो कि प्यार में पागल थी शेखर के। और पूरे घर वालों को पता था कि राज की साली प्यार करती है, शेखर से शादी करना चाहती है। लेकिन जो शेखर था वो किसी और के प्यार में पागल था। शेखर जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था वहां पर एक यूपी की लड़की पढ़ती थी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और शेखर से प्यार करती थी। तो शेखर चाहता था उस लड़की से शादी करना। एक दिन की बात है, घर वाले इतना प्रेशर दे रहे थे शेखर को शादी के लिए कि शेखर घर छोड़ के भाग गया और जाकर उसने यूपी की लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के एक महीने बाद दुल्हन को वो घर पे लेके आया। घर वाले बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन दुल्हन को देख के उन लोगों ने माफ कर दिया, क्योंकि दुल्हन बहुत ही सुंदर थी और दुल्हन का अच्छा व्यवहार उन लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन जो राज की वाइफ थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी नई नवेली दुल्हन को। वह बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी दुल्हन को देख के। और घर वालों को ऐसा लगा कि अभी नई नवेली दुल्हन आई है, थोड़ा समय लगेगा इन दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे से मिलने जुलने में, घुलने में। राज की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा तंग करने लगी अपनी देवरानी को। देवरानी को उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे अपने पति से बोलती थी कि शेखर प्लीज घर चेंज कर दो, हमको यहाँ पे नहीं रहना, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे अजीब गरीब सपने आते हैं, मेरे बॉडी में दर्द रहता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे पीट रहा है और ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जेठानी है वही सब कुछ करवा रही है। लेकिन यह बात शेखर नहीं माना। उसने बोला कि नहीं, मैं भाभी को जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, भाभी मेरी बहुत अच्छी है, तुम्हारी पट नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भाभी खराब है, ये वे मतलब बोल के वो टाल गया। शेखर में और शेखर की वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चलने लगी। इसी बीच घर वालों को पता चला कि शेखर की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और घर वालों ने शेखर की वाइफ का केयर करना स्टार्ट कर दिया। राज की वाइफ को बहुत कम लोग मतलब भाव देते थे, और ये बात राज की वाइफ को खलने लगी कि पहले मैं आई हूँ घर में, सबकी सेवा सत्कार मैं करती हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत तो छोटी वाली को मिल रहा है। ये बात ना बड़ी वाली को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे समय बीता और शेखर को एक बहुत ही सुंदर लड़का हुआ। लड़के को हुए मात्र 6 से 7 घंटे हुए ही थे कि तभी अचानक से यह न्यूज आई कि जो लड़का है वो नीला पड़ने लगा है। डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने जवाब दिया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो लड़का है ये दुनिया छोड़ दिया। तो घर वालों ने रीजन पूछा कि आखिर इसको हुआ क्या था, बताओ तो कुछ। डॉक्टर ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं है, मैंने पहली बार ऐसा केस देखा कि एकदम स्वस्थ लड़का अचानक से बिना किसी रीजन का तुरंत नीला पड़ा और तुरंत दुनिया छोड़ दिया। ये तो अजीब हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। मात्र 6-7 घंटे के अंदर ही घर वाले खुश भी हुए और फिर दुखी भी हो गए। फिर कुछ महीने बीते और शेखर की वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट हुई। घर वालों में फिर से खुशी की लहर आ गई। पुरानी जितनी भी दुख दशा था सारे लोग भूल गए और उन लोगों ने बोला कि पुरानी बातें भूल जाना ही बेहतर है, इस बार हम लोग और अच्छे से ध्यान रखेंगे। सब कुछ सही जा रहा था। बच्चा जो था वो पेट में 5-6 महीने का हो गया था और अचानक से एक दिन पता चला कि जो बेबी है वो खराब हो गया। डॉक्टर ने इस बार भी कोई रीजन नहीं दिया। घर वाले फिर से उदास हो गए। फिर 7-8 महीने निकला, उसके बाद तिबारा शेखर की वाइफ प्रेग्नेंट हुई। सेम घटना तिबारा भी घटा। शेखर की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका मिसकैरेज 5-6 हो चुका था। तो शेखर की वाइफ बहुत ज्यादा अंदर से घुट रही थी, उनको बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा था। तो शेखर ने एक दिन बोला कि एक काम करो, तुम अपने घर वालों से बात करो और तुम अपने मैके घूम आओ।
वहाँ जाओगी तो तुम्हारा मूड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि तुम सालों से यहाँ पर हो और एक जगह पे रहना, ये सारी चीज़ें देखना किसी के लिए भी मतलब बर्दाश्त से बाहर होगा। तो शेखर की बात मानकर शेखर की जो वाइफ थी वो अपने मैके आ गई और मैके आके अपने माँ-बाप से मिलके थोड़ी-सी खुश हुई। फिर कुछ दिन बीता, फिर शेखर की वाइफ को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और वह 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपनी माँ को बोली कि देखो माँ, इस बार मुझे फिर से उम्मीद तो लगी है, बट हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पीछे मेरा जो पास्ट रहा है वो बहुत ही खतरनाक रहा है। तो शेखर की सासू माँ ने बोला कि बेटा इस बार सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तू मेरे पास है और मैं तेरा ध्यान रखूंगी और मैं तुझे डॉक्टर के साथ साथ ऊपरवाल भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तेरा कोख है ना वो मराज हो चुका है और जब जब तुझे प्रेगनेंसी ऐसा रहता है तब तब कोई तेरे बच्चे को मार देता है। तो यहाँ पर शेखर की वाइफ पढ़ी लिखी, उसने बोला कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझ में ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब मेडिकल इशू है, मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत वगैरह का साया है। फिर भी शेखर की सासू माँ ने बोला कि बेटा तू रुक, मैं दिखाती हूँ। घर पे एक तांत्रिक आया, उसने देखा शेखर की वाइफ को तो उसने बोला कि हाँ जी, आप एकदम सही कह रही हैं, इनका जो कोख मराज हुआ था, कोख मराज मीन्स होता है कि कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है फिर उसका जो बेबी है कुछ महीनों पे खराब हो जा रहा है किसी भी रीजन वजह, चाहे वो भूत प्रेत हो चाहे ऐसे हो, तो उसको बोलते हैं कोख मराज। अगर पूरा 9 मंथ अगर बेबी रुक के हो रहा है तो नॉर्मल है, अगर बीच में बेबी खराब हो गया मतलब कोख मराज है। तो तांत्रिक ने बोला कि मैं एक ताबीज बना के दे देता हूँ, आपकी जो बेटी है स्वस्थ रहेगी और इस बार बच्चा अच्छा होगा। फिर शेखर की वाइफ ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी ये हालत करने वाला कौन है? तो तांत्रिक बोला कि जाने दीजिए, आप जान के क्या करेंगी, कोई आपका अपना ही है जिसने ये सब कुछ किया है। शेखर की वाइफ जिद पे आ गई, उसने बोला कि नहीं, आपको पैसे चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे उस इंसान का नाम बता दीजिए जिसने ये सब कुछ मेरे साथ किया है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मेरा सब कुछ सही रहा है, ये अचानक से ऐसे क्यों हुआ? तो तांत्रिक ने बोला कि देखो बेटा, हमें पैसे वगैरह की लालच नहीं है, लेकिन तुम दुखियारन हो, तुम रो रही हो, तुम हमसे पूछ रही हो, तो तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है, बट तुम आगे ध्यान रखना। तो शेखर की वाइफ बोली कि ठीक है। तो तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारी जो जेठानी है वह एक डायन है, बहुत बड़ी वाली डायन है। फिर तांत्रिक ने बोला कि देखो बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी जेठानी तुमसे क्या चाहती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हारा घर नहीं बसना देना चाहती है, ये तुम्हारी घरेलू इशू है, लेकिन जो भी सच है वो मैं बता रहा हूँ, तुम अपनी जेठानी से बच के रहो और एक काम करो, जब तक तुम्हारा बेबी नहीं हो जाता तुम यहीं पे रहो और ये जो ताबीज है ना इसको तुम पहने रहो। इससे क्या होगा कि कोई भी आत्मा तुम पे अटैक नहीं करेगा। समय कटा और शेखर की वाइफ को एक बहुत ही प्यारा लड़का हुआ। तब जाकर शेखर की वाइफ ने अपने ससुराल में यह खबर भिजवाया कि आप लोग के यहाँ एक बच्चा हुआ है जो कि बहुत प्यारा है, आप लोग आइए उसको देखिए। तो शेखर के घर वाले गए शेखर के ससुराल और उन्होंने बच्चों को देखा, आशीर्वाद दिया, सब कुछ सही रहा। और जो छोटा सा बच्चा था जो शेखर की वाइफ के गोद में था, उसको भी ताबीज शेखर की वाइफ ने पहना दिया कि बच्चे के साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और शेखर की वाइफ ने कभी भी किसी को नहीं बताया कि हमारी जेठानी ने ये सब कुछ किया, क्योंकि इनकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता। जेठानी ने जब बच्चे को देखा तो उसका होश उड़ गया। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, तुमने तो हमें बताया नहीं, तुमने क्यों नहीं बताया, तुम बताती तो हम घर वाले खुश होते। मतलब वो दिखावा कर रही थी अच्छा बनने का, लेकिन शेखर की वाइफ को सब कुछ पता था कि इन्हीं का किया धरा है, तो इनको क्यों बताना। उसने बोला कि हाँ, मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, इस टाइप की उसने बातें बोल के टाल दी। फिर शेखर की वाइफ, शेखर और उनके पूरे घर वाले बच्ची को लेके ससुराल आ गए। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। कुछ महीनों बाद राज की जो वाइफ थी वो ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया छोड़ गई। जब घर वालों को पता चला कि राज की जो वाइफ है वह दुनिया छोड़ गई तो घर वालों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था कि राज की वाइफ डायन है।
तो यहाँ पर शेखर की वाइफ ने चैन की सांस ली। दोस्तों, राज की वाइफ को दुनिया छोड़े हुए 6-7 साल बीत गए थे और शेखर का जो बच्चा था वो भी 6-7 साल का हो गया था। बच्चा स्कूल जाता था, बहुत ही होनहार था, पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था। पूरे घर वाले उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसका नाम अभय था। अभय हमेशा से शांत रहने वाला बच्चा था, लेकिन एक दिन की बात है, शेखर की वाइफ ने नोटिस किया कि अभय की हरकतों में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। जैसे कि अभय अकेले में बड़बड़ाने लगता था, वह किसी से बात करता था, वह किसी से दोस्ती कर लिया था और अपनी माँ को बोलता था कि माँ, लंच में तुम 2 पराठे एक्स्ट्रा रखा करो क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे खाना मांगता है, उसको भी भूख लगता है। तो शेखर की वाइफ ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त है कौन? आज तक तो तुम्हारा कोई दोस्त रहा नहीं है, तुम तो अकेले रहे हो, ये नई दोस्त तुमने कब बना ली? तो यहाँ पर अभय चुप हो गया। उसने बोला कि नहीं माँ, तुम रखा करो। तो शेखर की वाइफ ने पराठे एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे अपनी माँ को बोला कि माँ, 2 पराठे और एक्स्ट्रा रखो क्योंकि मेरे दोस्त का पेट नहीं भरता है। यहाँ पर शेखर की वाइफ को झटका लगा कि अरे ये क्या बात कर रहा है, किससे दोस्ती कर लिया, घर पे भी ये किसी के साथ खेल रहा है, किसी से बात कर रहा है, किसी के साथ स्कूल जा रहा है, स्कूल से भी किसी के साथ आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है? शेखर की वाइफ समझ नहीं पा रही थी मामला को, लेकिन ये जो मैटर था दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा होने लगा। एक दिन की बात है, अभय का पूरा गाल सूजा हुआ था और इस पे निशान पड़े हुए थे। ऐसा लगा था कि किसी ने उसको मारा है। तो अभय की माँ ने अभय से पूछा कि बेटा, तुमको किसने मारा? तो अभय बोल रहा था कि नहीं माँ, किसी ने नहीं मारा, लेकिन अभय को फीवर आ गया था, पूरा कपकपा गया था अभय। तो अभय की माँ बोली कि देख बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू बता कि तेरे साथ क्या समस्या हो रही है। तो अभय ने बोला, एक लड़का है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वह मेरे साथ खेलने के लिए जिद करता है, मेरे साथ स्कूल जाता है, मेरा लंच वही खाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा जिद करने लगता है, मुझे होमवर्क नहीं करने देता, बोलता है कि चल खेलते हैं और मेरा मन नहीं होता है तो भी जबरदस्ती खेलने के लिए बोलता है, अगर मैं मना कर दूं तो मुझे मारता है। तो यहाँ पर शेखर की वाइफ को झटका लगा और उसने अपनी पति को सब कुछ बताया कि देखिए अभय के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन शेखर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उसने बोला कि बच्चा है, इमेजिन कर रहा होगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये उसकी समस्या है क्योंकि वह अकेले रहता है, उसको बोलो कि नए नए दोस्त बनाए, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। यह सब कुछ देखने के बाद शेखर की वाइफ बहुत ज्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। उसने अपने बेटे को लिया और मैके आ गई। मैके आने के बाद से तांत्रिक को बोली कि देखिए मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, एक काम कीजिए, आप एक ताबीज बनवा दीजिए। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम्हारे बेटे को तो एक पहले से ताबीज था, वो क्या हुआ? तो यहाँ पर शेखर की वाइफ ने बताया कि उस ताबीज को मैंने हटा दिया क्योंकि जब मेरी जेठानी रही नहीं तो फिर उस ताबीज को पहना के कोई मतलब है नहीं और वो ताबीज कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं है, शायद मैंने कहीं उसको खो दिया है। तो तांत्रिक बोला कि ठीक है, मैं ताबीज बना देता हूँ। फिर अभय की माँ ने अभय को बोला कि देखो बेटा, यह ताबीज मैंने तुम्हारे भले के लिए बनवाया है और पहनाया है तुम्हें, तुम मेरी कसम खाओ कि इस ताबीज को तुम कभी भी नहीं उतारोगे। तो अभय ने कसम ले ली कि मैं इस ताबीज को कभी भी नहीं उतारूंगा। दोस्तों, ऐसे ही साल बीत गए और अभय का जो एज था वो 20-21 साल का हो गया। अभय ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अभय कॉलेज आता था, घर पे आता था, पढ़ाई करता था और हमेशा ताबीज पहन के रहता था। एक दिन की बात है, अभय बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था। उसने क्या किया कि शर्ट खोला और जो ताबीज था ना वो शर्ट के साथ निकल गया और अभय को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसने ताबीज नहीं पहना है और वह बिना ताबीज का कॉलेज चला गया। कॉलेज से आने के बाद से अभय इतना ज्यादा थक गया था कि वह सो गया बेड पे। जैसे ही अभय सोया, उसको महसूस हुआ कि कोई उसकी छाती पर आकर बैठ गया है और उसको बोल रहा है कि तुझे क्या लगा कि मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा? बाबू, तू कहीं भी जा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो अभय की छाती पे बैठा था वह अभय को बहुत तगड़ा जकड़ लिया और हमेशा अभय की बॉडी में रहने लगा। अभय में बहुत सारी चेंजेस आए और अभय के जितने भी दोस्त बने थे नए नए कॉलेज में, उन लोगों ने अभय के बर्ताव को देखकर उनके घर वालों को बताया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा बर्ताव कर रहा है, पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। तब अभय की माँ गई अभय को देखने के लिए। जैसे ही अभय को देखी तो वह सब कुछ समझ गई कि अभय के गले से ताबीज निकल गया है और फिर से
उस आत्मा ने अटैक कर दिया है अभय के ऊपर, जो आत्मा अभय को बचपन में दिखती थी। अभय की माँ ने तांत्रिक को बुलाया और दिखवाया अभय को, तो तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आप एकदम से सही सोच रही हैं, आपकी बेटी के ऊपर एक आत्मा आ गई है और वह नहीं चाहती आपके बेटे को मतलब इस दुनिया में रखना। वह चाहती है कि ये जो लड़का है उसके साथ चला जाए, क्योंकि ये आत्मा बहुत ज्यादा आपके बेटे से जलती है। फिर अभय की माँ ने पूछा कि आखिर क्यों, मेरे बेटे के पीछे ही क्यों? बचपन से यह चीज मैं देखते हुए आ रही हूँ और मेरी जेठानी भी इस दुनिया में नहीं है, तो अब कौन है जो मेरे बेटे का दुश्मन बन गया है? क्या आप बता सकते हैं? तो तांत्रिक बोला है कि ये चीज तो मुझे नहीं पता, एक काम करता हूँ, मैं उस आत्मा से ही पूछ लेता हूँ। फिर तांत्रिक ने ऐसे गोला सा बनाया, उसमें अभय को बैठाया, उसके बाद मंत्र वगैरह पढ़ा, फिर पूछा कि तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो ये सब, आखिर क्या चाहते हो? फिर अभय की बॉडी में जो आत्मा था वह चिल्लाते हुए बोला कि मैं अभय का बड़ा भाई हूँ। और यह बात सुनकर शेखर और शेखर की वाइफ और जितने लोग भी वहां पे थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने पूछा कि तुम बड़े भाई कैसे हुए और तुम चाहते क्या हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तब उस आत्मा ने रोते हुए बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जन्म के बाद से मेरी बड़ी माँ ने मुझे मार लिया था, 6-7 घंटे बाद तो मुझे मार लिया। उसके बाद से मैं आत्मा के रूप में उनके साथ हमेशा रहता था। बड़ी माँ के इस दुनिया छोड़ देने के बाद से मैं हो गया आजाद और मैं अपने भाई के साथ खेलने की कोशिश करता था, साथ में रहने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा जो भाई है मुझे भाव नहीं देता था और इसने ताबीज पहन लिया। इसके बावजूद भी मैं इसके साथ रहता था, मैं इसे टच तो नहीं कर पाता था ताबीज की वजह से, लेकिन मैं इसके साथ हमेशा रहा और मैं हमेशा यह चीज देखता रहा कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही है, इस बच्चे यानी अभय को प्यार कर रही है, क्योंकि बड़ा तो मैं हूँ ना, मुझे भी प्यार करना चाहिए ना माँ को। माँ ने मुझे कभी भी मुझे प्यार नहीं किया, इसीलिए मैं अभय से जलता हूँ। मुझे पसंद नहीं कि अभय इस दुनिया में रहे, मैं चाहता हूँ कि अभय भी मेरे साथ चले, जैसे मैं तड़प रहा हूँ माँ के लिए वैसे ये भी तड़पे। यहाँ पर अभय की माँ रोने लगी और उसने भीख मांगते हुए अपने बड़े बच्चे से कहा कि देखो बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आत्मा बन चुके हो, अगर पता होता तो मैं तुम्हें कुछ चढ़ावा में देती, तुम मुझे माफ कर दो, गलती यहाँ पर मेरी है, अभय की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, उसे जाने दो, वह तुम्हारा छोटा भाई है, वह तुमसे प्यार करता है, उसको नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, हम लोगों ने कभी भी उसको नहीं बताया है कि तुम्हारे पहले तुम्हारा एक भाई जन्म लिया था ऐसा करके। तो जो आत्मा था वो भी रोने लगा और अभय की तो माँ रो ही रही थी। फिर तांत्रिक ने आत्मा को समझाया और बोला कि तुम एक स्थान ले लो, तुमको जब भी जिस चीज की जरूरत हो तुम अपनी माँ को सपना दिखाना, तुम्हारी माँ वो चीज तुमको चढ़ावे में दे देगी, लेकिन तुम अभय को छोड़ दो, अभय को माफ कर दो, अभय बेचारा निर्दोष है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आत्मा ने अपनी माँ का रोना देखकर उसने बोला कि ठीक है, जैसी मेरी माँ चाहती है ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का भी गलती नहीं है, जिसकी गलती थी वो तो दुनिया छोड़ ही चुका है, तो मैं एक जगह पे रहता हूँ, उसने स्थान बता दिया। दोस्तों, इन सारी घटना घट जाने के बाद से जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि फिर से एक नया ताबीज बनाया और अभय को पहना दिया और उसने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम इसको हमेशा अपने पास रखो और तुम ध्यान रखो, तुम ताबीज खोल के इधर उधर मत घूमो, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। उस दिन के बाद से अभय ने कभी भी ताबीज नहीं उतारा और अभय के बड़े भाई को एक स्थान दिया गया, उनको पूजा पाठ वगैरह दिया गया। उस दिन के बाद से सब कुछ सही चलने लगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मेरी बड़ी दादी ने मेरे साथ शेयर किया था, तो आप लोग बताइए आप लोग को कैसी लगी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다।